if I would revise it for one day, I would forget it on the next day. So उसको continuously revise करते रहना पड़ा. वही audit में भी I think कि वही start में याद नहीं हो रहा था. फिर when I started to understand कि इसका purpose क्या है, तो when you remember the purpose, you will automatically understand कि इसमें क्या approach use करना है. So hi Dhruv, we are very happy to have you here. पहले तो can you look into the camera and introduce yourself to the audience? Hello everyone, I am Dhruv Prakash Bhandarkar. I have secured AI 26 in recent May 2024 attempt for CA Intermediate. Thank you, it's a pleasure being here. Thank you so much. तो ध्रुव, पहले आपके जर्नी से शुरू करते हैं. आपके सीए के जर्नी के बारे में, आपका फाउंडेशन हो या इंटर हो, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपका कुछ एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हो? So I have been with JK Shah classes right from my foundation. मैं foundation से ही JK Shah के साथ. तो फाउंडेशन में भी अच्छे मार्क्स आए थे, तो सब एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि इंटर में भी रैंक आएगा. तो सारे टीचर्स अच्छे, सब हेल्पफुल हैं, फ्रेंड्स भी यहीं पे सब अच्छे बने. तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा. आपने जेके शाह क्लासेस के जर्नी के बारे में तो बता दिया. थैंक यू सो मच कि आपका ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. आपके सीए के जर्नी के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? So I feel that this course CA rewards you for being consistent and dedicated. So if you are hardworking, if you put in that much effort and hours, then you'll definitely get good marks. It is not like कि ये unfair है, पर अगर आप सच्ची उतनी effort डाल रहे हो तो आपको उसका result मिलेगा. तो I feel कि फाउंडेशन में भी I put in the hours, I studied, inter also. So that all resulted in me getting good marks. So I feel that in that way it's a very fair जितनी मेहनत करोगे उतना आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा. हाँ. तो आप मतलब आपके जो क्लासेस वगैरह चल रहे थे, तो उसके साथ साथ आप रिवाइज कर रहे थे? हाँ, मतलब हमेशा नहीं हो पाता था, पर मोस्टली मैं कोशिश करता था कि जो क्लास में जिस दिन पढ़ा है उस दिन ही ख़त्म कर दे. उस दिन उसको रिवाइज कर लिया तो एक फर्स्ट रिवीजन उसी वक्त हो जाता है. तो वो बेनिफिशियल होता है. पर मोस्टली नहीं हो पाता था क्योंकि 8 आवर्स क्लासेस के बाद वो रिवीजन मैनेज करना ऑलरेडी डिफ़िकल्ट हो जाता. पर लास्ट में आई हैड टू वर्क मच मोर टू कवर ऑल द बैकलॉग दैट आई हैड क्रिएटेड. सो वो बहुत हेक्टिक हो गया था. पर वो मैनेज करना पड़ा. वो हो गया. तो अभी इसमें मैं 2 क्वेश्चंस आपको पूछूंगी. तो सबसे पहले तो कि आपने जो बात कही वो एकदम सही है कि जनरली यही होता है व्हेन यू आर परस्यूइंग सीए इंटर के आपका जो उसका पढ़ने का ड्यूरेशन होता है वो ऑलरेडी थोड़ा लंबा होता है. तो ज़्यादातर आप रिवाइज शायद कर पाओ, शायद ना कर पाओ, लाइक राइट. तो आपने जब आपकी स्टडी पीरियड में आप एंटर हुए and at that time you had a good amount of syllabus still pending, तो उसको कोप कैसे किया? तो हमारा ऑडिट जो था, फॉर एग्जांपल ऑडिट हमारा लास्ट में बहुत, मतलब स्टार्ट में उतना नहीं हुआ था, एंड में जाके जल्दी ख़त्म किया. तो 8-9 डेज हमारा कंटिन्यूस 8-9 आवर्स का लेक्चर होता. तो फिर ऑडिट मैंने जब व्हेन आई एंटर्ड इनटू फरवरी, आई हैड डन नथिंग इन ऑडिट. सो मैंने लगातार 10-15 दिन वही सब्जेक्ट या लॉ और ऑडिट पे ही फोकस किया, क्योंकि थियोरी सब्जेक्ट्स आई फेल्ट कि if I am able to cope with theory subjects, the practical subjects I was strong in those. So मैंने थियोरी पे फोकस किया. तो बस उस हिसाब से मैंने शेड्यूल बनाया, पर डे इतना कंप्लीट करना है, इतने चैप्टर्स कंप्लीट करना है. उस हिसाब से करता गया, एक टारगेट मीट होते गए, वैसे कंप्लीट करना पड़ा. पर मैं सोचता हूँ कि अगर पहले से किया होता तो फिर उतना हेक्टिक नहीं होता. लास्ट में थोड़ा मैं ब्रीथिंग स्पेस बचता. फिर प्रीलिम्स भी आई हैड टू स्किप 1 प्रीलिम्स. मैं वो प्रीलिम भी दे पाता, थोड़ी ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस होती. तो वही स्टार्ट से नहीं किया था, इसलिए एंड में आई हैड टू बैकअप. यस. पर वही चीज़ अगर शुरुआत से ही हम रिवाइज कर लेते तो इतना डिफिकल्ट शायद नहीं होता. राइट. अभी आप कुछ देर पहले लेक्चर्स की बात कर रहे थे, तो आई विविडली रिमेंबर के इनका जो बैच था उसमें इनका इतना डेडिकेशन होता था, इतना एनर्जी लेवल होता था कि इनके यहाँ आप 8 घंटे के लेक्चर रख लो, थ्योरी सब्जेक्ट के लेक्चर रख लो, पर इनका एनर्जी कभी भी डाउन नहीं होता था. तो वो पूरा क्लास कैसे मैनेज कर सकता था, और आप लोगों ने इसको हाउ डिड यू टेक इट इन योर स्ट्राइड?
तो एक्चुअली हमारे क्लास में जो भी बच्चे थे एवरीवन वाज वेरी डेडिकेटेड, मतलब सबका गोल एकदम क्लियर था, एवरीवन वाज पैशनेट अबाउट लर्निंग। और जो टीचर्स भी आते थे वो भी इतने एनर्जेटिक थे और हमें मोटिवेट, मतलब सब मोटिवेटेड थे। तो वो वैसे लगा ही नहीं कि कभी कि 8 घंटे क्लास में बैठ रहे हैं, सब एकदम मतलब खेलते एकदम फन में क्लास निकल जाती थी, वो था। फिर आई रिमेंबर कि एक बार हमारी लाइट चली गई थी मतलब क्लास में, तो फिर वी ऑल वेंट टू, मतलब वहाँ पे एक टेरेस था, तो टेरेस पे जाके भी हम लोग रिवाइज कर रहे थे साथ में। तो एवरीवन वाज मतलब आप और टीचर दोनों? हाँ, टीचर तो हम सब गए थे, फिर वहाँ पे पार्टी भी हुई। तो वही मतलब इट वाज वेरी एंजॉयबल एट दैट मोमेंट। मतलब ऐसे कभी लगा ही नहीं कि बहुत हेक्टिक हो रहा है, बहुत मतलब एक साथ बहुत इन्फॉर्मेशन आ रही है। टीचर्स ने भी मतलब स्टूडेंट्स की पेस के साथ मैच किया, तो फिर वो बहुत हेल्पफुल था। पर यू नो कभी कभी क्या होता है कि जब आप थियोरी सब्जेक्ट्स का नाम सुनते हो, लाइक फॉर एग्जांपल आपने भी कहा कि लॉ एंड ऑडिट वर टू सब्जेक्ट्स जिसमें मुझे पता था मुझे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज वो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं कि जो हर बच्चे को डिफिकल्ट लगते हैं और उसमें स्कोर करना भी इतना इजी नहीं होता है, प्लस उसको फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस पढ़ना वो भी इजी नहीं होता है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के साथ आपने कैसे मैनेज किया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थियरी थी, तो ऐसे पढ़ते ही याद नहीं होता था। मतलब इफ़ आई वुड रिवाइज इट फॉर वन डे, आई वुड फॉरगेट इट ऑन द नेक्स्ट डे। सो उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहना पड़ा। मतलब मैंने आई रिमेंबर कि लॉ ऑलमोस्ट 4 टाइम रिवाइज किया था, फिर ऑडिट भी वैसे ही 3 टाइम्स। तो फिर वैसे अगेन एंड अगेन इफ़ यू डू इट देन यू विल मेमोराइज इट वंस। माय गुडनेस, 4 टाइम्स? Yes, मतलब I was very underconfident in those subjects, so I had to do them again and again. And after I had done them for twice, I started enjoying doing those subjects, means memorizing all the sections. And I feel that once you, means first revision I didn't understand them. Second division I changed my perspective and I started understanding what is the purpose of this section, why is this section being inserted. So once I got into that, what was the situation before this section was introduced, what is the reason why it was introduced. So when I understood those things, it was much easier for me to remember those also. तो थर्ड रिवीजन से मुझे वो अच्छे से याद होने लगा। तो आई फील कि जो भी तुम सीख रहे हो उसके एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए। करेक्ट, मतलब बेसिकली सीए कोर्स ही ऐसा है कि जो बहुत प्रैक्टिकली बनाया गया है, मतलब जो आपको दिक्कतें आ सकती है, जो आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं व्हेन यू आर डूइंग सम बिजनेस और यू आर रनिंग अ बिग कंपनी, उसमें जो भी एस्पेक्ट्स हैं उन सबको टैकल करना ये कोर्स आपको सिखाता है, राइट? तो हर एक कोर्स में आप जो भी पढ़ोगे, लाइक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स तो वैसे भी बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच से बनाए गए कि ये आपको रियल लाइफ में कैसे काम आ सकते हैं। बट इवन इन थियोरी के ये सेक्शन क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है या ये ऑडिट प्रैक्टिस क्यों किया जाता है, तो वो भी एकदम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है। एंड आई थिंक अगर लाइक यू राइटली सेड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग दिस इनपुट, तो बहुत फ्रेश पर्सपेक्टिव है इस पे कि थियोरी सब्जेक्ट में भी लॉजिक ढूंढो कि ये चीज़ क्यों की जा रही है, ये सेक्शन क्यों आया है या ये ऑडिट प्रैक्टिस क्यों आया है, इसको ऐसे वाउचिंग क्यों करना है, एक्सेट्रा। तो उसके पीछे का अगर आप लॉजिक समझोगे तो नो मैटर व्हाट द सब्जेक्ट इज, आपको कभी भी रिटेंशन में दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट टेक अवे दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम यू ध्रुव। भाई ऑडिट में भी आई थिंक कि वही स्टार्ट में याद नहीं हो रहा था, फिर व्हेन आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि इसका पर्पस क्या है, तो व्हेन यू रिमेंबर द पर्पस यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि इसमें क्या अप्रोच यूज करना है। करेक्ट। तो वी हैव टू गो बैक अ लिटिल बिट टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। करेक्ट, that's a great input from you. Even for theory subjects, generally जो बच्चे होते हैं वो theory subject से थोड़ा दूर भागते हैं because we tend to do what we like. मतलब अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अच्छे से आता है तो हम ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं, बट एक्चुअली थियोरी सब्जेक्ट्स आर इक्वली और मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज उसका वेटेज उतना है। सो आई थिंक या दैट्स वेरी वैलिड पॉइंट। टॉकिंग फर्दर, ऐसा कोई भी टीचर या मेंटर रहा है जो आपके लिए बहुत इम्पैक्टफुल रहा हो? Actually, taking a name of a single teacher would be unfair. Every teacher has added to my journey and my
qualification some value and I have taken value from each and every teacher. तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक टीचर ऐसे एकदम अच्छा था, मतलब टीचर सारे ही अच्छे थे। उन्होंने मतलब मोस्ट ऑफ द टीचर्स एट जेके शाह क्लासेस आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सो उनसे हमें सीखने को मिलता है कि कैसे अप्रोच क्या होना चाहिए, अलग अलग कंडीशंस एग्जाम्स में क्या होंगी, तो वो स्ट्रैटेजीज बता सकते हैं। तो उनके सारे टिप्स लेके तो ओवरऑल आई थिंक सबके कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से आई हैव बीन एबल टू सिक्योर दिस। थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट थ्रू, थैंक यू। अगर मैं आपसे और सवाल करूं तो कई बार क्या होता है कि आज हम कई बच्चों से बात करते हैं, सो उनका ये कहना होता है कि अगर आपने इंटर सीए क्लियर कर दिया है एंड नाउ यू आर इनटू सीए फाइनल, तो आपको एक नहीं आपको 2 डिग्री करनी चाहिए, डुअल क्वालिफिकेशन, बिकॉज यू विल बी अ प्रेफर्ड कैंडिडेट ओवर समवन हु इज ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आपका क्या ख्याल है इसमें, या आपके कोई प्लान्स है इसमें? व्हाट वुड यू लाइक टू से? सो डेफिनेटली मतलब प्रेफर करेंगे फर्म्स अगर आपके पास डुअल डिग्री हो तो, बट यू ऑल्सो हैव टू सी कि तुम्हारे इंटरेस्ट कहाँ लाए करते हैं। तो देर आर मल्टीपल डिग्रीज दैट आर अवेलेबल, जैसे ACCA, CFA, देन यू कैन ऑल्सो डू CPA, US CPA, Ireland CPA. So you have to first decide कि आपको इंटरेस्ट क्या है, मतलब if you want to go into private equity finance then do CFA. If you want to become do the chartered accountancy services just for outer countries, then you can do ACCA. So that's how you have to decide. फर्स्ट डिसाइड कि आपके इंटरेस्ट कहाँ है, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा एडिशनल डिग्री करना है। एंड डेफिनेटली यू शुड डू अ एडिशनल डिग्री, क्योंकि वो आपके रेज्यूमे को और इन्हांस करेगा और आपके क्वालिफिकेशन ऐड होंगे तो आपको प्रेफर करेंगे। एंड आपके कोई प्लान्स है इसमें? मैंने अब तक डिसाइड नहीं किया है, मैं भी ढूंढ ही रहा हूँ कि कौन से इसमें करना चाहिए, कौन से कोर्स करना चाहिए। अंडरस्टूड। देन लास्ट क्वेश्चन टू यू ध्रुव, कि आपको आज बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, क्योंकि वो आपसे सीखना चाहते हैं कि आपने ऐसी कौन सी चीज़ सही की जिसके कारण आप इधर हो, या फिर आपने ऐसी कौन सी गलतियां की जो आप उनको एडवाइस कर सकते हो कि आप ये गलतियां मत करना, ये मैंने कर दिया, इसमें मुझे लॉस हुआ है। तो एनी पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव ऑल द स्टूडेंट्स वाचिंग यू? So if you are coming into CA journey by giving foundation, I would request you all to first focus on the concepts, build a strong foundation. Second of all, you must always stay positive. If you keep a positive approach, then only you will be able to give your best and achieve what you want to achieve. Many people don't emphasize on this. I would like to suggest that you should always take care of your sleep and your health. Because when you are studying for such a long hours, if you don't focus on your sleep and you don't sleep well, then you won't be able to retain all that you have studied, as well as you would not be able to give your best on the next day. So these are some of the advices that you must focus on. I'd like to add one more question then, because you've said this. तो कई बार क्या होता है कि like you rightly said, आपका health important हो जाता है, your sleep is also important. हम कई बार क्या देखते हैं कि जो बच्चे सीए इंटर कर रहे होते हैं, सडनली दे ड्रॉप एवरीथिंग एल्स, कि नहीं मुझे अभी इसी पे फोकस करना है, आई ओनली हैव टू स्टडी दिस, सो दे प्रैक्टिकली स्टॉप लिविंग अ लाइफ, करेक्ट, एंड दे गो इनटू ड्रास्टिक मोड्स आल्सो कि नहीं अभी मुझे इतने ही घंटे सोना है, अभी मैं ये कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, पर मुझे पढ़ाई पे फोकस करना है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, गिवन दैट यू हैव प्रायोरिटाइज्ड योर हेल्थ एंड स्लीप इवन ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? आप क्या बताना चाहोगे बच्चों को? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इफ़ यू कंसिस्टेंटली स्टडी राइट फ्रॉम द स्टार्ट, अगर तुम पहले से प्रायोरिटाइज करते हो अपनी मतलब स्टडीज़ और अपने लाइफ को, तो तुम्हें लास्ट में उतने ड्रास्टिक मेजर्स लेने ही नहीं पड़ेंगे। करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू प्रायोरिटाइज. I think this would come out of motivation only. Means if you are motivated enough, then you will be able to navigate through this phase also, and you will be able to pursue whatever you want to pursue. You can get the motivation right from your inner self. Means अगर आपको कोई चीज़ करने में मज़ा आता है तो उसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है. मीन्स अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, कोई रीडिंग हैबिट्स है आपकी, तो वो अपने आप मेंटेन करना मतलब आप कर लोगे मेंटेन.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट व्हाट यू वांट टू व्हाट आर योर हॉबीज़. अगर आपको करना है तो प्लीज़ कंटिन्यू इट. मतलब आप दिन में एटलीस्ट 10 मिनट्स और 15 मिनट्स यू कैन गिव टू योर हॉबीज़ एज वेल. So there is no need that you need to take those drastic steps that you cut off from everything else. If you just prioritize and you are consistent in your studies, then you won't need to cut off on anything. And you can live your life side by side while completing your goals and achieving मतलब बैलेंस कर दो. Yes. आप दोनों चीजें करो पर बैलेंस करके करो. Yes, time management can help in all these aspects. All these ways, correct. I think that's really great piece of advice coming from you to all the students, you know, who are constantly lacking time because the syllabus is vast. So I think this is what Dhruv is saying, and I think it makes a lot of sense कि आप शुरुआत से अगर टाइम अच्छे से मैनेज कर लो और रिवीजन आपके डे 1 से शुरू करो तो आपको शायद इतने ड्रास्टिक मेजर्स लेने ही ना पड़े. प्लस यू विल बी एबल टू डू बोथ. यू विल बी एबल टू परस्यू योर हॉबी एंड फोकस ऑन योर स्टडीज बोथ eventually. I think that's great piece of advice, Dhruv. Thank you so much for coming here and speaking to all the students. I think it's going to be of great help. Thank you so much and congratulations once Thank again. you. Thank you.